हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने रेलवे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आ रखे हैं उनकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसमें आज हमारा लेक्चर 9 है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट यूनियन बजट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। स्वतंत्र भारत का पहला संघ बजट जो है वो संसद में कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में संसद की सदस्यता योग्यता के प्रावधान बताए गए हैं? तो संसद की सदस्यता की योग्यता के प्रावधान बताए गए हैं आर्टिकल 84 में, अनुच्छेद 84 में जो है वो बताए गए हैं सदस्यता के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन देयर आर टू हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर लाइक इंडिया इट इज कॉल्ड ए लेजिस्लेचर, कि जब विधानमंडल के दो सदन हो भारत की तरह, हमारे भारत के जो भारतीय लेजिस्लेचर है उसमें दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यदि किसी भी लेजिस्लेचर में दो सदन होते हैं, दो हाउसेस होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं बाईकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय व्यवस्था। और भारत ने ये द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से ली है? ब्रिटेन से, यूके से हमने बाईकैमरल सिस्टम लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछ रहा है, एन इज अ ड्राफ्ट ऑफ ए प्रोपोज्ड लेजिस्लेटिव लॉ, कि जो हमारा एक प्रस्तावित विधायी कानून का एक ड्राफ्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो होता है बिल। जो एक बिल है वो प्रस्तावित विधायी कानून का एक ड्राफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स सेज दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऐसा कहती है कि भारत के लोगों को उनके प्रतिनिधि के चुनाव में प्रत्यक्ष भूमिका होती है? कि भारत के जो लोग हैं उनकी उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुनने में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका होती है। ये कौन सी इनमें से विशेषता बताती है? तो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय रूप। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सटेंड्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट टू और एक्सक्लूड इट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को, उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसको किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार किसके पास होता है? कि कोई भी यूनियन टेरिटरी है उसको किसी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में शामिल करना या उसको उसके क्षेत्राधिकार से बाहर करना, ये शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति दी गई है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट कानून बनाकर, हमारी जो संसद है वो कानून बनाकर किसी भी टेरिटरी को, जो भी यूनियन टेरिटरी है उसको हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ऐड कर सकती है या उससे एक्सक्लूड कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट सपोर्ट द रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है? तो इसमें हम देखते हैं, विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच विवादों को निपटाने और निर्णय लेने के लिए, तो हमारा ऑप्शन ए ही इसमें गलत है। ये काम जो है ये सुप्रीम कोर्ट करता है, ना कि पार्लियामेंट करती है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर प्रोविजंस गिवन इन आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट ए पर्सन एज अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हु इज क्वालिफाइड टू बी। तो इसको हम शॉर्ट में समझे, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो आर्टिकल 76 है उसमें जो प्रोविजन किए गए हैं उसके आधार पर राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट, वो भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। ये तो क्वेश्चन में कहा है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और उसका आर्टिकल है 76, अनुच्छेद 76 के तहत। अब ये पूछ रहा है कि जो नियुक्ति कर रहा है अटॉर्नी जनरल की, तो उसकी क्वालिफिकेशन, वो किसके योग्य होना चाहिए? तो अटॉर्नी जनरल के लिए ये एक कंडीशन है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो, कि उसमें इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि उसको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सके। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी।
ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल के प्रावधान से संबंधित है? तो ये कौन सा है? आर्टिकल 76। ये भी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, उसमें क्वेश्चन में ही ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और अपॉइंटमेंट करता कौन है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारा Who among the following is directly responsible to the Parliament for all matters to the Defence Services of India? कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है? तो ये होगा डिफेंस मिनिस्टर। रक्षा मंत्री जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है रक्षा सेवाओं से संबंधित मामलों में। अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग is considered as the first law officer of government of India? कि किसे भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है? तो भारत के पहले विधि अधिकारी होते हैं अटॉर्नी जनरल। प्रथम विधि अधिकारी होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल और इनसे रिलेटेड आर्टिकल है 76। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक की डेफिनेशन जो है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है। आर्टिकल 110 जो है वो धन विधेयक को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? तुम्हारी इंडियन पार्लियामेंट जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। तो ये 3 जो है वो पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। तो इनमें से ऑप्शन में कौन सा नहीं है? राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारी राज्य विधान सभाएं वो इंडियन पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ, कि भारत की संसद में शामिल है। तो भारत की संसद में क्या शामिल होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफ फॉर ए पीरियड ऑफ डेज ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट is without permission of the house absent from all meetings thereof the house may declare his seat vacant। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार यदि कोई भी सदन का सदस्य है वो कितने टाइम पीरियड के लिए संसद की बैठकों में अनुपस्थित रहता है बिना अनुमति लिए, विदाउट परमिशन, कितने टाइम तक वो अब्सेंट रह सकता है। अगर उससे ज्यादा रहता है तो जो हाउस है सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो ये है इसमें हो जाएंगे 60 डेज। अगर 2 महीने तक कोई मेंबर जो है वो बिना परमिशन लिए अनुपस्थित है तो जो सदन है उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? कि संसद के जो क्रमिक सत्र होते हैं 2 उनके बीच अधिकतम समय अंतराल कितना हो सकता है? तो उनमें मैक्सिमम जो है 6 मंथ्स का टाइम गैप हो सकता है, 6 महीने का अधिकतम समय अंतराल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द राइट ऑफ लेजिटिमेट पावर? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको वैध शक्ति का अधिकार है? तो वैध शक्ति का अधिकार ये पार्लियामेंट के पास है। कोई भी एक्ट बनाने का, कोई भी कानून बनाने का, कोई भी विधि बनाने का ये अधिकार किसमें निहित है? तो ये अधिकार भारत की संसद को दिया गया है, पार्लियामेंट को। इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम? कि निम्नलिखित में से कौन पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के समय सबसे उम्र दराज थे? कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली पहले तो उनकी उम्र जो है बाकी प्राइम मिनिस्टर के
तुलना में सबसे अधिक थी। तो वो हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ये 81 एज में इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। 81 साल के थे जब प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग कैन इंट्रोड्यूस ए गवर्नमेंट बिल। जो सरकारी विधेयक है उसको कौन पेश कर सकता है? तो सरकारी विधेयक जो है वो संसद के किसी भी सदन का जो मंत्री है उसके द्वारा सरकारी विधेयक पेश किया जाता है। नॉर्मल मेंबर जो है पार्लियामेंट का, वो सरकारी विधेयक जो गवर्नमेंट बिल है उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। जो मिनिस्टर होते हैं पार्लियामेंट में वो ही गवर्नमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हो जाएगा टू बी ए मिनिस्टर इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? तो ये आई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। भारत की संसद में पहला लोकपाल बिल किस वर्ष में पेश किया गया था? तो पहला लोकपाल बिल जो है 1968 1968 में पेश किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ ऑब्टेनिंग इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त का निर्धारण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो इसके लिए कौन होता है? संसद, पार्लियामेंट जो है वो इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा, उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है उनका निर्धारण हमारी भारत की संसद करती है। अगला प्रश्न है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 टू 545। कि कौन से संविधान संशोधन से लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो ये हमारा कुछ संविधान संशोधन था, 31वां संविधान संशोधन 1973। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। अगला प्रश्न है, द टर्मिनेशन ऑफ द करंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहा जाता है? कि जो करंट सेशन चल रहा होता है पार्लियामेंट का, उसको टर्मिनेट किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रोरोगेशन, सत्रावसान। ये कोई भी सत्र चल रहा है और उसको टर्मिनेट करोगे तो उसका अवसान, तो सत्रावसान। ठीक है। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। किस वर्ष में भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2006 में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में पास हुआ था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018। निम्नलिखित में से कौन सी एक दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 विशेषताओं में से एक है? कि ये जो एक्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से रिलेटेड, ये बिल नहीं सॉरी ये ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस 2018। तो इसमें इसमें से उनकी जो फीचर्स थे उसमें जो इंक्लूड किए गए थे, इनमें से कौन सा एक उसमें नहीं था? तो लेनदारों को मुफ्त ऋण ये उसमें था, ब्याज सब्सिडी का भुगतान ये भी था, ब्याज की पूर्ण छूट ये भी उसमें बताया गया था, वित्तीय ऋणदाताओं के रूप में अपनी स्थिति पहचान कर घर खरीददाताओं को राहत। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन उसमें नहीं था। तो ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलर सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? नियमित सत्र, समर सेशन जो है वो रेगुलर सेशन नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। पहला होता है बजट सेशन, बजट सेशन जो कि फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा होता है मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन ये चलता है जुलाई से सितंबर। और तीसरा होता है विंटर सेशन, ये चलता है नवंबर दिसंबर।
तो ये 3 सेशन जो है वो रेगुलर सेशन होते हैं इंडियन पार्लियामेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटी इज इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? याचिका समिति होती है, पिटीशन कमेटी, विशेषाधिकार समिति, प्रिविलेज कमेटी भी होती है, व्यापार सलाहकार समिति, बिजनेस कंसल्टेटिव कमेटी भी होती है। तो ये तीनों ही जो है ये परमानेंट कमेटी होती हैं दोनों हाउसेस में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच सेंट्रल मिनिस्ट्री नवोदय विद्यालय समिति एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन आर एन ऑटोनोमस बॉडी? कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जिसके तहत नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जो है एक स्वायत्त संस्था है? तो ये आते हैं तो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड विच पॉलिटिकल पार्टी डिड ही बिलोंग टू? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे और ये कांग्रेस पार्टी से थे। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बिल वाज पास्ड बाय द राज्यसभा ऑफ इंडिया इन द ईयर? कि कौन से साल में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वन रोपण कोष विधेयक पारित किया गया था? तो ये 2016 में पारित हुआ था और ये राज्यसभा द्वारा पारित एक विधेयक है। नेक्स्ट है, फंड कैन बी स्पेंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? भारत की संचित निधि से धनराशि खर्च की जा सकेगी। भारत की संचित निधि जो है उससे अगर आपको धनराशि खर्च करनी है, उससे कोई भी फंड निकालना है, तो आपको किसकी परमिशन चाहिए होगी? तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी है। तो संसद की मंजूरी के साथ जो है आप संचित निधि से धन निकाल सकते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज ए फंड इन विच? भारत की समेकित निधि एक निधि है जिसमें जो कंसोलिडेटेड फंड है वो क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसकी हम बात करें तो इसमें भारत सरकार या भारत सरकार की तरफ से जितने भी धन राशि आती है वो सारी कंसोलिडेटेड फंड में जमा होती है। तो ये कौन से ऑप्शन में हमारा, ये ऑप्शन है बी, कि भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जो कंसोलिडेटेड फंड में जमा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये है, फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल 2017 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री? भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर डिड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ था। ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंडर एमपी लोकल डेवलपमेंट स्कीम द एनुअल अमाउंट फिक्स्ड फॉर ईच एमपी फॉर डेवलपमेंट वर्क इन देयर ओन एरिया? एमपी स्थानीय विकास योजना के तहत जो हमारे सांसद होते हैं एमपी, उनको अपने एरिया में डेवलपमेंट वर्क करने के लिए, विकासात्मक कार्य करने के लिए एक वार्षिक राशि निर्धारित की गई है। तो उनको उतना अमाउंट जो है वो अपने एरिया में डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। तो वो अमाउंट कितना है? वो होता है 5 करोड़। प्रत्येक एमपी को हर साल 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है अपने एरिया में विकासात्मक कार्य करवाने के लिए। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इससे आगे के क्वेश्चन लेके मिलते हैं कल। तब तक के लिए ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।